वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 12 फ्रिक्शन करेंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 11 करा था जिसका टाइटल था फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में हमने ये जाना था कि फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या पुल करते हैं, बल लगाकर उसे धकाते हैं या खींचते हैं तो उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, उसमें फोर्स या बल लगता है। अब ये जो बल है ये वर्क करता है किस फोर्स के अगेंस्ट में, ये वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी उसी प्लेस पे बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 12.1 में। जब भी हम किसी टेबल पे किसी बुक को, रखी हुई बुक को पुश करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी दूरी तय करने के बाद या थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बुक रुक जाती है, वो कंटिन्यूसली मूव नहीं होती। अब भाई हमें तो पता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया तो वो मूव करने लगे, या पुल करें तो वो हमारी तरफ आए, हमारी डायरेक्शन में आने लगे। बट ये थोड़े समय बाद या थोड़े डिस्टेंस के बाद कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दो सरफेसेस के बीच में लग रहा होता है और वो उसमें हो रहे मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो ये तो हुआ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा करने वाले या इसकी मदद करने वाले या इसको कम करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 12.2 में। यहाँ पे जो है एक ब्रिक को, मतलब एक ईंट को, एक स्ट्रिंग मतलब पता है ना आपको, स्प्रिंग जैसे जो स्ट्रिंग रहती है, कॉइल्ड रहती है लगातार, वो उस स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है। अब इस पर क्या होता है, एक एंड पॉइंट पे कोई हम एक वेट रख देते हैं और देखिए ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दी हुई है साइड में कि ये स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है। देखिए दिख रही है आपको, नीचे इसमें एक एंड हुक जैसा लगा हुआ है जिसमें क्या है, स्प्रिंग अटैच है और यहाँ पे एक मीटर दिया हुआ है। ये जो मीटर है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड रीड करता है। यहाँ पे रीडिंग दिख रही है ना आपको, जितना फोर्स होगा यहाँ हमें रीडिंग में उसका वेट या उसका वज़न पता चल जाएगा कि इतनी वेट में ये है। ऐसा ही कुछ आपको जो है यहाँ जो आंगनवाड़ी होती हैं, आंगनवाड़ी में जो छोटे बच्चों का वेट करने के लिए जो मेजर किया जाता है ना, जो स्प्रिंग रहता है, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। बट ये नहीं होता है, बट ऐसा ही कुछ होता है। उसमें भी स्प्रिंग रहती है वेट मेजर के लिए, उसमें पूरा एक सर्कल जैसा दिया रहता है जिसमें पूरे वेट मेजर दिया रहता है और एक जो पॉइंट नीडल रहती है वो दी रहती है। जितना बच्चे का वेट होगा वो उतनी ऊपर तक, उस वेट तक वो जाके पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ देखते हैं 12.2 में एक ईंट को एक इसी स्प्रिंग बैलेंस से लटका दिया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, एक पॉलीथीन जो है इस नेक्स्ट टाइम में क्या किया है, पॉलीथीन को जो है इस ब्रिक के ऊपर रैप कर दिया गया है और उसके बाद स्प्रिंग को जो है लगाया गया है। फिर इस ईंट को, इस ब्रिक को उठाया गया है इस स्ट्रिंग से। तो देखिए क्या डिफरेंस बन रहा है, दोनों की रीडिंग में कुछ डिफरेंस बनता है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में हमको क्या करना है, एक टेबल लेनी है। टेबल के ऊपर जैसे आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी क्लासरूम में प्लेफुली करते हो ना, कि आपने एक पेन लिया, एक बुक रखी, उसको थोड़ा सा ऊंचाई से थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन बनाया मतलब कि ऐसे देखिए इस वाली एक्टिविटी में बॉय क्या कर रहा है, इसने बुक्स के ऊपर ये एक बुक रखी है और उसके बाद जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उस पे से रोल ऑन किया है। तो आप देखोगे कि जो पेंसिल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़े डिस्टेंस के कवर करने के बाद रुक जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एक्टिविटी में क्या हुआ है, सेकंड एक्टिविटी में उन्होंने कोई दूसरी सरफेस रख दी है या उस जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर एक और क्लॉथ की या किसी और मटेरियल की लेयर कर दी है। उससे देखो क्या हुआ, डायग्राम ए में हमें दिख रहा है कि जो पेंसिल है उसने ज़्यादा दूरी कवर की है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जबकि जो डायग्राम 2 है उसमें दिख रहा है साफ साफ कि डिस्टेंस जो है कम कवर किया गया है। मतलब कि डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी है, इससे फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
अब ये जो सरफेस है, आपको मैं बता दूं, कोई भी जितनी भी कितना भी कहा जाता है ना कि ये सरफेस स्मूथ है, या कोई भी सरफेस परफेक्ट स्मूथ नहीं होती है, कोई भी सरफेस परफेक्ट स्मूथ नहीं होती है। यहाँ पे देखिए सरफेस इरेगुलरिटीज़ दिख रही है इसके बीच में, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है इस छोटे से सेक्शन को जूम आउट करके दिखाया गया है कि ये इतना ज़्यादा सरफेस जो है इरेगुलर है। तो इन दो सरफेस है इनकी जो स्मूथनेस है या रफनेस है, जितना रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। अच्छा, इस चीज़ को आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, जब किसी स्मूथ रोड पे, मतलब कि जहाँ वेल पॉलिश्ड रोड है वहाँ पे कोई भी व्हीकल जो है स्मूथली मूव कर पाता है, जबकि विलेज के जो कच्चे रोड हैं उसमें किसी भी व्हीकल को मूव करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, ज़्यादा रफ है। मतलब कि रफ सरफेस होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इस एक्टिविटी में एक बच्चा क्या कर रहा है, एक सरफेस को, इतने बड़े बॉक्स को पुश कर रहा है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट भी एक फैक्टर बन रहा है फ्रिक्शन फोर्स को कम या ज़्यादा होने में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा वेट है तो वो ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा प्रेशर के साथ सरफेस में चिपका होता है या कांटेक्ट होता है। अब ज़्यादा फोर्स के साथ कांटेक्ट होने के कारण हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे मूव करने में, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हुए, पहली तो ये कि जो सरफेस है वो, और दूसरा कैसा ऑब्जेक्ट है। अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो हमें उसे मूव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम है। वेट कम होने के कारण क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। कम होने के कारण वो बहुत अच्छे से दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, इसलिए उनको मूव करना इजी हो जाएगा। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि आपने कोई भी कुल्हड़ देखा होगा, है ना, तो अगर कुल्हड़ का जो सबसे बाहर का एरिया है या जो भी सरफेस है, आप तो मटके को कंसिडर कर लिए। मटका कैसा होता है, मटके की आप सरफेस अगर देखेंगे तो बाहर से बहुत ही कैसी होती है, रफ़ होती है, और अंदर भी कैसी होती है, वो बहुत रफ़ होती है। अगर इस मटके के ऊपर हम ऑयल की एक लेयर लगा दें तो क्या वो अपना वर्क ईजीली कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मटके के अंदर पानी को ठंडा करने में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है या जो वाटर है वो इन पोर्स से पूरे जो मटका है उसकी जो भी सरफेस है उसके बीच में आ जाता है। अब ये जो वाटर है ये बाहर के एयर के कांटेक्ट में है, और इस कारण से इसमें जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व होती रहती है, और ऑक्सीजन हमें पता है कैसी है, कूल एयर है। इस कारण से जो पूरा पानी है मटके के अंदर का वो ठंडा रहता है। ठीक है, वहाँ पे एवापोरेशन इजीली होती है, कूलिंग प्रॉपर होती है। अर्दन पोर्ट्स में या जो हमारा मटका है या कुल्हड़ है उसमें ये प्रोसेस है। अगर हम उसमें ग्रीस लगा देंगे तो ऑक्सीजन वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाएगी, कूलिंग नहीं होगी, तो क्या जो मटका है उसमें पानी ठंडा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी भी है। अब देखिए फ्रिक्शन के कारण ही यहाँ पे आपको शूज़ दिखाए गए, शूज़ के सोल दिखाए गए हैं। शूज़ के जो सोल हैं वो फ्रिक्शन के कारण थोड़े समय बाद घिस जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एकदम स्मूथ हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा लगातार, जब हम लगातार जिन इस शूज़ में स्पाइक्स होते हैं या ज़्यादा ग्रिप्स दी रहती हैं, उनसे चलना ज़्यादा आसान होता है रफ़ सरफेस पे भी, पर जो स्मूथ होते हैं उनसे हम जल्दी गिर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो और चलते चलते आपके पैरों के नीचे केले का छिलका आ जाए तो क्या होगा? डेफिनेटली बात है कि हम फिसल के गिर जाएंगे, क्योंकि केले के छिलके ने क्या किया, दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स था उसको कम कर दिया, जिस कारण से हमारा बैलेंस नहीं बना और हम गिर गए। आगे देखिए
अगर हम माचिस जलाते हैं, माचिस जलाते समय हम क्या करते हैं, मैच स्टिक की जो सरफेस है उनको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अभी स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक होने के कारण जो फॉस्फोरस की लेयर होती है मैच स्टिक के ऊपर, वो बर्न करने लगती है। अगर ये लेयर नहीं होगी, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, तो मैच स्टिक भी नहीं जलेगी। ठीक है। अगर हमें ठंडियों में सर्दी लग रही है, तो जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है और हमको अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे हमारे हैंड्स में ग्रिप्स नहीं होगी, दोनों हाथ हमारे स्मूथ होंगे, कोई इसमें ये जो रेखाएं हैं ये नहीं होंगी, तो हमारे हाथ घिसने पे उसमें गर्मी भी नहीं जगेगी और हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उनके देखिए स्पाइक्स कितने बड़े बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के जो टायर्स है वो मोस्ट ऑफ द रफेस्ट सरफेस पे चलते हैं। अब रफेस्ट सरफेस पे चलने के कारण इनको ग्रिपिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो छोटे स्पाइक्स अगर होंगे तो ये अच्छे से रफ सरफेस पे चल नहीं पाएंगे और जो मशीन है, जो ट्रैक्टर की मशीन है, उसका कंट्रोल टायर्स पे से चला जाएगा। तो फ्रिक्शन को प्रॉपर रखने के लिए जो टायर्स हैं उनमें स्पाइक्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ट्रैक्टर्स के। सेम होता है टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के साथ। आप देखते हैं कि जब किसी फोर व्हीलर या टू व्हीलर के जो टायर हैं, अगर उनकी ऊपर की लेयर पूरी चिकनी हो गई है, स्मूथ हो गई है, तो उनको हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो हमको सजेस्ट करता है कि इनको आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप गाड़ी से गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे कम हो जाता है। ये देखिए आप लोगों की फेवरेट चीज़, यहाँ पे देखिए कैरम खेल रहे हैं बच्चे। अब कैरम खेलते समय क्या करते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं। ये जो पाउडर है ये क्या करता है, जो कैरम के सरफेस है उसको क्या करता है, चिकना करता है, ताकि जो हमारी गोटे वो ईजिली फिसल सके। क्या करता है, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो पाउडर जैसी चीज़ क्या होते हैं, ल्यूब्रिकेंट। ऐसे ही ल्यूब्रिकेंट जो हैं वो कई प्रकार से आप देखते हैं, जैसे कि ऑयल्स, ग्रीस, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं। आपको पता है जब जो हमारे घरों में डोर्स और विंडोज़ होती हैं उनमें जो लॉक रहते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ताकि उनमें से जो है एक कर्किंग साउंड जो आता है, जो चिरपिर आवाज़ आती है, वो ना आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होता है। जैसे ही हम उसमें लुब्रिकेंट डाल देते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि वहाँ से आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट क्या करते हैं, दो सरफेसेस के बीच में एक लेयर बना देते हैं, जिससे कि जो है जो रफनेस है सरफेस की वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है। और सरफेस की रफनेस रिड्यूस होने से फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो कोई भी फोर्स या कोई भी वर्क जो है वो स्मूथली चल पाएगा। इवन मशीन्स में भी ऑयलिंग इसीलिए की जाती है। अगर ऑयलिंग मशीन्स की नहीं की जाए तो एक समय बाद दोनों जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी मशीन पार्ट्स हैं उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण थोड़े समय बाद वो जो पार्ट्स हैं वो टूट भी सकते हैं, है ना। अब ये तो हुआ ल्यूब्रिकेंट। एक और तरीका होता है फ्रिक्शन को कम करने का, जो कि है रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या दो सरफेस के बीच में कोई एक रोलिंग ऑब्जेक्ट डाल दें या कोई एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट डाल दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो है ट्रॉली को मूव कर रहा है और इस ट्रॉली के एंड में जो है ये व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील्स क्या करते हैं, व्हील्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं व्हील्स रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन कर रहे हैं, है ना। रोलिंग होने से कोई भी एक व्हील जो है रोल होता जाएगा तो उससे क्या फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है उसको हमें लेकर आने जाने में स्मूथनेस होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये देखिए, आप एक बुक लीजिए, बुक के नीचे 3 पेंसिल या पेन रखिए और उसको फिर किसी सरफेस के ऊपर रखिए। अब इसको आप पुश या पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन की जगह पे मशीनों में यूज़ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनों में बॉल बेयरिंग्स होते हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं बॉल बेयरिंग्स। ये क्या करते हैं, जब दो पार्ट्स मूव हो रहे होते हैं तो इनके बीच में ये बेयरिंग्स जो हैं ये खुद मूव करते हैं, है ना, जिसके वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और पार्ट्स ईजिली मूव हो पाते हैं।
अगला है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड्स आपको पता है, लिक्विड्स को कहते हैं फ्लूइड्स। गैसेस और लिक्विड्स का जो कॉमन नेम है उसको साइंस की भाषा में फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मोशन में फ्रिक्शन फोर्स को लगाते हैं। इन फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है उसको कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है कि इस फ्लूइड के साथ उसकी स्पीड कितनी है ना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के शेप पे और फ्लूइड के नेचर पे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड से मूव करेगा उन्हें इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम करना होता है। इसी के बीच में वो क्या करते हैं, एनर्जी लूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। तो ऑब्जेक्ट्स का जो है एक स्पेशल शेप दिया जाता है ताकि ये क्या करें, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर पाएँ। अब यहाँ पे देखिए एक एरोप्लेन और एक बर्ड का डायग्राम दिया गया है। कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, है ना। अब एरोप्लेन को ऐसा क्यों बनाया गया है कि स्पेशल शेप क्यों दिया गया है, ताकि जब हम एयर में वर्क आगे मूव करेंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स है या एयर प्रेशर है वो इजीली क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ये जो देखिए एरोप्लेन की टिप है ये थोड़ी सी पॉइंटेड है और उसके बाद जो है बड़ी होती चली गई है, ठीक है। अब आप किसी एरोप्लेन को पास से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो हेड है या आगे का पोर्शन है एकदम पॉइंटेड और एकदम नैरो रहता है, जबकि पीछे वाला पोर्शन ब्रॉड होता है। सेम होता है एक नेल के साथ। नेल भी जो है नीचे से जो उसका टिप है वो एकदम पॉइंटेड होता है और ऊपर जाके वो ब्रॉड हो जाता है। ऐसा क्यों? जब हम किसी नेल को वॉल में पिंच कर रहे होते हैं या वॉल में डाल रहे होते हैं तो वो जो पॉइंटेड एरिया है उस पॉइंटेड एरिया से वॉल में छेद होना शुरू होता है और जो बाकी एरिया है फिर वो उसके अंदर चला जाता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको क्या करता है, दीवार के अंदर बनाए रखता है। अब आपने जो नेल दीवार के अंदर डाली है, वॉल के अंदर डाली है, उसको अब निकालिए। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको बाहर निकालने में, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि देखो फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट रखता है, कांटेक्ट को स्मूथ करता है और मोशन को रिड्यूस करता है। ये दोनों सरफेस पे काम करता है। ये डिपेंड करता है दोनों सरफेस के नेचर पे प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट पे। अब किसी सरफेस को अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना या घटाना है तो हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट या रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो हम गिर जाएंगे, गाड़ियाँ स्लिप हो जाएंगी, बहुत सारे हमारे हाथों में कोई भी जो चीज़ें हैं वो ग्रिपिंग नहीं होगी, हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी भी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। फ्रिक्शन जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। सरफेस को रफ़ बनाने में फ्रिक्शन जो है बहुत ज़रूरी है और अगर सरफेस को स्मूथ बनाना है तो हमें लुब्रिकेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंजन वगैरह में हम ऑयल्स वगैरह डालते हैं, वो क्या है, लुब्रिकेंट्स हैं जो कि इस इंजन की स्मूथनेस को बनाए रखते हैं, सरफेस स्मूथनेस को बनाए रखते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है, जो नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 13 करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, बाय बाय।